हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के जो हैं हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को और डिस्कस क्या शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज से हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री की। और हिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे जितना भी समय लगेगा इस चीज़ के लिए। और कोशिश मेरी भी तरफ से पूरी रहेगी कि आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लेकर के आऊँ। हालांकि आपको कुछ चीज़ें एडजस्ट करना पड़ सकती है। वो ये है कि मैं आपको राइटिंग के ही नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। दरअसल दिक्कत ये होती है कि समय का काफ़ी अभाव रहता है और उसमें जो है फिर सारी चीज़ें मैनेज कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। पर उम्मीद है आप चला लेंगे काम, क्योंकि मैं साथ में बोलता भी हूँ तो पढ़ने में या फिर समझने में कहीं दिक्कत आती है तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा भूलना जो मैं क्लास लेक्चर जो है वो आपको बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आपके लिए कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद होगा तो वो जैसे आपका एचएएस हो गया, आपका पटवारी का पेपर हो गया, आपका जो है कॉलेज कैडर हो गया, आपका कॉलेज कैडर हो गया, फिर पीजीटी हो गया, फिर जो है टीजीटी हो गया। तो इसके अलावा जितने भी पेपर आजकल एचपीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है उसका पेपर 1 कॉमन होगा। तो आप सब के लिए इतिहास हमेशा एक ज़रूरी विषय वस्तु रही है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। तो आज मैं सारे एस्पेक्ट्स जो है वो कवर करूँगा और उम्मीद करता हूँ आप भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। उससे क्या होता है कि जब लोग देखते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और इंसान जो है वो प्रेरित होता है कि नहीं, मेरे को और ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी है और ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जो है वो और डाटा ढूंढ करके लाना है। आप देखते होंगे कि इतना बड़ा चैनल नहीं है कि इससे कोई रेवेन्यू आए, है ना। ताकि जो है रेवेन्यू आता तो वो तो फिर वो कर भी सकते हैं, इन चीज़ों को टाइम दे सकते हैं। हमारा तो एक शौक़ है और साथ में खुद जो है एक जो आपके पास है अगर आप उसको डिलीवर करते हैं तो माँ सरस्वती आपको उससे ज़्यादा देती है। लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है और हिस्ट्री बहुत आवश्यक सब्जेक्ट भी है हमारा। बिना हिस्ट्री के ना आपका वर्तमान हो सकता और ना जो है वो आने वाला समय जो है फ्यूचर आपका जो है भावी समय आपका हो सकता है। इसलिए हिस्ट्री बहुत प्रामाणिक और बहुत ज़रूरी विषय वस्तु है। लेक्चर 1 के अंदर हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री अमूमन जो है वो 3 टाइप में हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। एक होता है आपका, जैसे पहली मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि हम एंशियंट के विद्यार्थी है या फिर हमें सिर्फ एंशियंट पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना, मिडिवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है। दोस्तों, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन सब चीज़ों से अलग होता है। उदाहरण के लिए जो है जो प्राक सभ्यता है, प्राक इतिहास जिसको हम लोग बोलते हैं वो, फिर उसके बाद आद्य इतिहास आता है, ठीक है। और उसके पश्चात जो है वो ऐतिहासिक जो व्यवस्था है वो हमें देखने को मिलती है, ऐतिहासिक, ठीक है, लिख लेना। तो ये जो ऐतिहासिक होता है ये आगे जा कर के एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के अंदर जो है वो विभाजित होता है। तो आप जो अप्रोच यहाँ तक करते हैं या फिर जो ये बोलते हैं तो वो व्यवस्था पढ़ा दी जाए तो फिर वो आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इतिहास का छूट जाएगा, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। और आज हमारा बेसिक ज्ञान यहीं से शुरू होगा। दोस्तों, जो प्राक सभ्यता होती है जो मैंने पहला बताया, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उस बड़ी व्यवस्था के अंदर जो है वो हमें पुरातात्विक अवशेष देखने को मिलते हैं। और उस समय जो है वो कोई लिपि नहीं होती थी, कोई लिखित व्यवस्था नहीं होती थी, है ना। और पाषाण काल जो है हम उसको कंसीडर करते हैं। हालांकि आगे पाषाण काल को भी आप डिवाइड करेंगे 3 उस कालों के अंदर। तो ये तो व्यवस्था होगी प्राक सभ्यता की, प्राक काल की। प्राक काल के अंदर क्या होता था आपको पता ही है। पाषाण काल के बारे में ये वाली चीज आती है कि पाषाण काल जो है वो भी आगे 3 कालों के अंदर वो जो है विभाजित होता है। फिर जो है हम आद्य ऐतिहासिक युग की बात करते हैं, जब हम
देखते हैं कि कुछ एक लिखित एविडेंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, पर वो लिपि जो है वो हम पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब उस लिपि को। वो लिपि जो है वो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है और उसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पर वो एज इट इज़ वैसे नहीं मिले हैं जैसे वो, मतलब जैसे हमारे आधुनिक है, मतलब हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, जैसे अशोक के शिलालेख मिले हैं ना, अभिलेख मिले हैं, तो उनको हम पढ़ पाए हैं, जबकि उनको जो है वो हड़प्पा सभ्यता वाले नहीं पढ़े गए हैं। फिर जो है इसका जो एग्जाम्पल है वो सिंधु सभ्यता है। ठीक, पुरातात्विक तो यहाँ पे मिलेंगे। फिर आगे जो थर्ड है ना वो ऐतिहासिक है, और ये आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक के अंदर। ठीक, तो इस तरीके से जो है वो इतिहास का काल विभाजन होता है। जॉन ब्रूस जो है उन्होंने ये विभाजन लिखावट के आधार पर किया है। पूरा पाषाण जो है पैलियोलिथिक एज के बारे में, फिर जो उन्होंने इस पाषाण को जो है पाषाण युग को 3 भागों में बांटा है। कौन सा काल हो गया? ये प्राक ऐतिहासिक काल हो गया। तो प्राक ऐतिहासिक को 3 भागों में डिवाइड किया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के अंदर जो है ये डिवाइडेड है। तो पैलियोलिथिक एज हो गई, मेसोलिथिक एज हो गई और नियोलिथिक एज हो गई, 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड है। क्रिश्चियन थॉमसन ने जो है वो धातुओं के आधार पर जो है वो इसका विभाजन किया था। पत्थर हो गया आपका, कांसा, लोहा, ये जो है वो 3 जो है मुख्य धातुएं थी जिसके आधार पर जो है वो क्रिश्चियन थॉमसन ने इसका विभाजन किया। ओके, ब्रिटिश इतिहासकार जो है उन्होंने जो इतिहास का विभाजन किया है, मैंने ये तीनों पॉइंट भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। ब्रिटिश इतिहासकार जो है ना वो हिंदू काल और मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, जैसे जो एंशिएंट इरा उसको हिंदू काल बोला है, फिर मध्य काल के अंदर जब जो है मुस्लिम जब आए दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल, तो उसको मुस्लिम काल बोला है, और तीसरा ब्रिटिश काल या आधुनिक काल बोला गया है। और भारतीय इतिहासकारों ने जबकि इसका विभाजन प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास और प्राचीन, मतलब ये प्राचीन कालीन इतिहास 3 भागों में किया है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक जो है दोस्तों वो कनिंघम रहे हैं। कौन रहे हैं? कनिंघम रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी पूरी बात जो इतिहास के बारे में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक कनिंघम थे। विशेष शब्दावली अगर हम देखें इसमें, तो विशेष शब्दावली जो है, जैसे आपने देखा होगा कि 400 BC, ठीक है, 1400 BC हो गया, 800 जो है वो AD हो गया, मतलब इस तरीके की जो है वो कुछ टर्म्स यूज की जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक भी होती है, समटाइम याद भी नहीं रहती है। BC का सिंपल सा मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो क्रिश्चियनों के जो भगवान हैं ईसा मसीह, उनके जन्म से पहले। ठीक है, फिर जो है एनो डोमिनी जो है वो उनके बाद की बात की जाती है, तो एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट की बात होती है कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले एक अलग इरा थी और क्राइस्ट के बाद एक अलग इरा थी। ठीक है, तो यूरोपियन हिस्टोरियन जो है वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जबकि इसको ईसा पूर्व या फिर ईस्वी कहते हैं। और BCE जो बोलते हैं बिफोर कॉमन इरा या फिर कॉमन इरा, ये आपका इंडियन हिस्टोरियन जो है वो इस चीज़ को जो है उन्होंने बोला है। अब नई बुक्स देखोगे आप तो BCE और CE का जो है कंसेप्ट वो लेकर के आए हैं। फिर आपका पूरा पाषाण काल आता है दोस्तों। तो पूरा पाषाण काल के अंदर जो है वो 25 लाख साल जो है मतलब इसमें कुछ एक विशेषताएं दी गई है। 25 लाख साल से लेकर जो है 12,000 साल तक जो है ये आपका काल चलता है पूरा पाषाण। खाना बदोश होते हैं मुख्यतः लोग। अफ्रीका में इनका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। खाद्य डेवलपमेंट है कि वहाँ पे ये स्पीसीज जो है वो ज़्यादा फली फूली। खाद्य संग्राहक जो है इनका नेचर खाद्य संग्राहक होता है, खाना इकट्ठा करके ये जीवन यापन करते थे। आखेट माने शिकार करते थे। आग की खोज इनके द्वारा की गई थी, मतलब पूरा पाषाण के समय पे। बड़े पत्थर जो है उसके उपकरण इन्होंने बनाए, मतलब हथियार, वेपन बनाए किसके? बड़े पत्थरों के, इसलिए पैलोलिथिक एज बोलते हैं इसको। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज करी थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, नाम भी ध्यान में रखना है। मध्य पाषाण काल की बात करें दोस्तों तो 12,000 ईस्वी से लेकर के जो है 5,000 साल तक ये काल रहता है।
अंत्येष्टि क्रिया जो है वो ये शुरू हो गई थी इस समय तक। जैसे लोग कोई मर गया तो उसको जलाने या फिर उस तरीके की जो अंत्येष्टि करते हैं वो प्रक्रिया अब तक प्रारंभ हो चुकी है। छोटे पत्थर हो गए आपके और नुकीले औजार हथियार जो है वो इस समय इन्होंने बनाए, जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो मध्य पाषाण को माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है, पूरा पाषाण को पैलियोलिथिक एज कहा जाता है और नव पाषाण को जो है ये माइक्रोलिथिक मेसोलिथिक जो है मेगालिथिक कहा जाता है। ठीक है, अब आप 5000 साल जो है यहाँ पशुपालन जो है, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं उस समय पशुपालन आरंभ हो चुका था और आदमगढ़ जो है वहां पर हमें पशुपालन के साक्ष्य जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, अब आपको क्या देखना है कि जो पशुपालन जो ये जो नवपाषाण काल था, 5000 साल ईसा पूर्व की जो, अगर हम 5000 साल के बाद जो ये व्यवस्था प्रारंभ हुई, ये नवपाषाण काल था। कृषि जो है वो 7000 ईस्वी पूर्व के जो साक्ष्य हमें गेहूं और जौ के मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। व्यवस्थित पशुपालन की जो है उस समय चली ये व्यवस्था। विशाल शवाधान मेगालिथिक हमें यहाँ देखने को मिलता है, मतलब बड़े स्तर पर जो है शवाधान हमें देखने को मिलता है, उसको हम मेगालिथिक बोलते हैं। मृद भांड हमें देखने को मिले हैं यहाँ पे, और पहिया देखने को मिला, पहिए का आविष्कार हो चुका था। होमो सैपियंस, जिसको हम जो है होमो सैपियंस जो आधुनिक मानव है उसकी एक जो है मतलब पहला वर्जन ये हमें देखने को मिला। लेहोरा देव है यूपी का, जहाँ पे 8000 साल पूर्व के जो है वो एक चावल के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल, यहाँ पे हैंड डेक्स जो है वो हमें कुल्हाड़ी देखने को मिली है। कलीवर स्क्रैपर हमें जो है वो ये चीज़ें देखने को मिली है। और ये सारी चीज़ें जो है हमें जो औजार वगैरह है ये सारे हमें सोन घाटी, बेलन घाटी और भीमबेटका से में जो है इसके प्रमाण हमें देखने को मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के। नवपाषाण काल की बात करें तो आदमगढ़ जो है एमपी का वह बागौर राजस्थान की साइट है जो फेमस है आपके मध्य पाषाण काल के लिए, और जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। मानव अस्थि पंजर जो है वो यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नहर एवं मधहदा में जो है वो प्राप्त हुए हैं, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा प्लीज़। नवपाषाण काल जो है वो पहला पाषाण उपकरण है, पहला पाषाण उपकरण उत्तर प्रदेश में टॉन्स नदी घाटी में जो है वो हमें इसके कुछ उपकरण मिले नवपाषाण काल के। 1860 में लेमनेस से सूर्यन ने जो है वो इन्हें प्राप्त किया था। पहला पाषाण उपकरण आपका टॉन्स नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान में हमें जो है वो देखने को मिली, और मेहरगढ़ की खासियत ये है कि यहाँ तीनों के जो है वो तीनों टाइम के जो है वो साक्ष्य, इवन हड़प्पा तक के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए। बुर्ज होम की बात की जाए दोस्तों तो बुर्ज होम गुफकराल में जो है वो हमें गर्ताबास, मतलब जो है ये ऊपर से, मतलब ये यहाँ पे क्या करके भूमि में ही गड्ढा करके लोग रहते थे, तो उसको हम गर्तावास बोलते हैं, और वो साक्ष्य हमें गुफकराल बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। मृद भांड एवं पाषाण औजार जो है वो भी हमें यहाँ देखने को मिले हैं। हड्डी के उपकरण देखने को मिले हैं, और मालिकों के साथ उनके पालतू जानवरों को, स्पेशली कुत्तों को दफनाया गया है। ये चीज़ हमें बुर्ज होम कश्मीर से देखने को मिली है। चिरांद से हमें बड़ी संख्या में हड्डी उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं, और चिरांद आपके बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये बिहार आपका मतलब बिहार राज्य के अंदर ही है चिरांद, है ना। हड्डी के उपकरण, और मुख्यतः हिरण और इन तरीके की जो है सिंगों की वो हड्डी जो वेपन बनाते थे। कोल्डी हवा यूपी से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए 6000 ईसा पूर्व के। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ के लोग जो है वो गेहूं और जौ व रुई को उपजाते थे। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि वहाँ उस समय जौ व रुई उपजाते थे मेहरगढ़ के लोग। ठीक है, गेहूं, जौ और रुई। ठीक है, और बेल्लोरी कर्नाटका में हमें नवपाषाण स्थल प्राप्त हुए हैं। एक अन्य स्मरणीय तथ्यों की अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो अन्य स्मरणीय तथ्यों के बीच में जो है हम लोग अगर डिस्कस करें
तो भीमबेटका पूरा पाषाणकालीन स्थल है, चित्रित गुफाएं और शैलाश्रय हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक कलाकृतियां भी हमें यहाँ देखने को मिली है। ठीक है, पिकली हल की बात की जाए तो पिकली हल एक और विशेष स्थान है जहाँ कर्नाटका में जो है नवपाषाणी पूरा स्थल हमें प्राप्त हुए यहाँ से। शंख के ढेर और निवास स्थल भी हमें यहाँ से मिले हैं। और जो है पूरा पाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः नेग्रिटो जाति के थे। किस जाति के? नेग्रिटो जाति के। मध्य पाषाणकालीन मिली समाधियों में मानव अस्थि पंजर के साथ साथ कुत्ते के भी अस्थि पंजर हमें मिले हैं, जो बताते हैं कि उस समय जो है वो कुलीन लोगों के साथ कुत्तों को भी जो है वो दफनाया जाता था, ताकि उनके साथ उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था, या फिर ये एक कि पूर्व जन्म में उनको, अगले जन्म में उनको प्राप्त होंगे। एंशियंट साइट्स की बात करें दोस्तों हम लोग, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, एक मैप है मेरे पास, इसमें हम देख पा रहे हैं जैसे भीमबेटका है आपकी यहाँ पे, ठीक है, मध्य प्रदेश में। रॉक शेल्टर है, केव्स पेंटिंग और है ना उदयगिरी केव्स हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो है ये अन्य साइट्स है, मेनली हम लोग इनमें से जो है एलिफेंटा केव्स हो गई, कार्ला केव्स हो गई, ठीक है, बेटसेक्लेप केव्स हो गई, बादामी केव्स हो गई, सारी की सारी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स है और ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, ये आपको भी याद रखनी है और ढूंढनी है जो आपको नहीं पता है। बाग केव हो गई, अजंता केव हो गई, एलोरा केव्स हो गई, ये सारी की सारी केव्स इंपॉर्टेंट है। और एक हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर बारबरा केव्स है ना, ये एक लेक्चर हम लोग इसके ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये तो हो गई आपकी केव्स की बात। उम्मीद है आपको जो है वो लेक्चर पसंद आया होगा और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो एक ही लेक्चर के अंदर कवर करी है। समय का अभाव रहता है, हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इतनी जो है थोड़ी सी हमें फुर्ती जो है वो दिखानी पड़ेगी। तो हालांकि जो है वो 15 मिनट से फिर भी ऊपर हो गया लेक्चर, पर इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। ये आपके पीजीटी के लिए, ये आपके टीजीटी के लिए, सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल होगा, एचपीपीएससी के लिए, हिमाचल प्रदेश एलाइड के लिए। और ये हिस्ट्री का क्लास 1 था, हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे इसको भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और आपसे एक विनती है कि आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अदरवाइज़ बहुत लंबा जो है मैं नहीं सेक्रीफाइस कर पाऊँगा, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज होती है, सबके काम होते हैं। पर अगर कोई पढ़ने वाला मिलता है तो पढ़ाने वालों के लिए भी जो है एक सेटिस्फेक्शन रहती है और उनको लगता है कि उनका काम जो है वो सफल हुआ, ये मेहनत सफल हुई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।